नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम JCERT की किताब कक्षा छठवीं की सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे जल्दी से। तो ये सरकार आज का हमारा अध्याय है, अध्याय 5 सरकार। सरकार के बारे में पढ़ना है कि सरकार क्या होती है, सरकार कैसे काम करती है, सरकार कैसे निर्णय लेती है, सरकार कैसे फैसले करती है। आज इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सरकार होती क्या है, इन सभी के बारे में, सरकार किस ढंग से योजनाएं लाती है, सभी चीज़ें हम आज इस अध्याय में पढ़ने वाले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि सरकार छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी करेगी। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सरकार निःशुल्क पोशाक और पाठ्य पुस्तकें देंगी। मध्याह्न भोजन की राशि में वृद्धि करेगा सरकार इत्यादि। ऊपर के वाक्यों में बार बार सरकार शब्द का जिक्र हुआ है। आप देख सकते हैं कभी कभी जब आप अखबार पढ़ते हैं तो सरकार ये करने वाली है, सरकार वह करने वाली है, सरकार आज ये की वे की, तरह तरह की चीज़ें आप देखते हैं। कभी विद्यालय के ऊपर, कभी सड़कों के ऊपर, कभी पर्यावरण में कुछ करते हैं पर्यावरण के लिए, तो कभी गरीबों के लिए कई तरह के कार्यक्रम योजनाएं लाते हैं, कई तरह के नियम कानून भी बनाते हैं। तो हम तरह तरह ये अखबारों की सुर्खियों में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर के वाक्य में बार बार सरकार शब्द का जिक्र हुआ है। प्रश्न उठता है कि सरकार है क्या, सरकारें क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है। अलग अलग तरह की सरकारें, जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजनीतिक सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए इस पाठ में इस प्रश्नों के उत्तर का पता लगा दें। देखिए, जो इस पाठ में आपसे प्रश्न किए गए हैं, आपके मन में भी ये उठता होगा कि सरकार होती क्या है, यह किस प्रकार से निर्णय लेती है, किस प्रकार से अपना कार्य करती है। तो इन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सरकार ने दाल के दाम तय किए, ये आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी देशों को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। देखिए, किसी भी देश हो, कोई भी देश हो, उसे निर्णय लेने और उसमें कार्य करने के लिए सरकार एक चाहिए, एक सरकार की ज़रूरत होती है। बिना सरकार स्थापित किए वह देश का संचालन या देश में शासन नहीं कर सकती है। यह निर्णय अस्पताल, सड़कें और स्कूल आदि का निर्माण, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करना जैसे विषयों से संबंधित हो सकते हैं। तो कह रहा है सरकार का संबंध इन सारी चीज़ों से हो सकते हैं। देखिए, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी काम करती है। उदाहरण के लिए, देश में गरीबों की मदद करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे कई कार्यक्रम संचालित होते हैं। इसके अलावे वह डाक एवं रेल सेवा चलाने जैसी अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है। आप रोज़ प्रत्येक दिन देखते हैं कि सरकार ने गरीबों की मदद के लिए कई तरह की योजनाएं लाते हैं। जैसे जो वृद्ध अवस्था वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी जो जिनके बुढ़ापा हो जाते हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होते हैं, उन्हें वृद्धा पेंशन दिया जाता है। विधवा पेंशन मतलब जिन स्त्रियों के पति मर जाते हैं उन्हें विधवा पेंशन दिया जाता है। इन तरह की योजनाएं, बहुत प्रकार की योजनाएं हमारी सरकार लाती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना, यह प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये पूरे भारत में उन गरीब लोगों को दी जाती है जिनके पास पक्की मकान नहीं होती है, उन्हें ये आवास प्रदान की जाती है। इस तरह की सरकार अनेक कार्यक्रम लाती है। जैसे अभी देखा जाए तो अभी वर्तमान के समय में बहुत तरह की योजनाएं लाई है। उज्ज्वल भविष्य योजना, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित योजना, कई तरह की योजनाएं लाती है। सफाई को लेकर कई तरह की योजनाएं सरकार लाती है, आप देख सकते हैं। और क्या कर रहा है, इसके अलावा डाकघर में जो सेवाएं होती है
और रेल की जो सेवाएं होती है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है सरकार। इसके अलावा क्या कर रहा है देखिए दोस्तों, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। अब देखिए, देश के अंतर्गत सिर्फ कार्य करना यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि सरकार को और भी काम होता है। और वह काम क्या होता है? देश की सीमाओं का सुरक्षा करना, यानी देश के चारों ओर, देश की हमारी जो सीमा है, हमारे प्यारे भारत की जो सीमा है, वो विभिन्न देशों से सटा हुआ है। तो उन देशों से कभी भी अगर आक्रमण कर दे तो उनकी सुरक्षा के लिए देश की सीमा पर क्या किया जाता है? सैनिकों की तैनाती की जाती है। सैनिकों को लगाए वहाँ पे रखा जाता है ताकि देश के अंदर कोई घुसपैठिया घुस ना सके, किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचा सके। इसके लिए सरकार का यह काम होता है कि वह देश की सीमाओं की सुरक्षा करे। सुरक्षा करना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी होता है उन्हें। अगर वह दूसरों देशों से अच्छे संबंध बनाते हैं तो उन्हें काफ़ी फ़ायदे होते हैं, काफ़ी लाभ होते हैं। अगर हम दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध ना रखें तो उसमें हमें हमेशा हानि होती है। इसीलिए कहा जाता है कि देश, हमें कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, या कोई भी व्यक्ति, समुदाय, किसी भी चीज़ में हो, हमें उन्हें शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहिए उनके साथ। ये हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर हम अशांतिपूर्ण से उनके साथ व्यवहार करें या संबंध रखें तो वो हमेशा नुकसान ही देता है। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। और देश के जितने भी नागरिक होते हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, ये सारी जिम्मेदारी सरकार को होती है। कोई निजी व्यक्ति ये सारे काम नहीं करते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि आने पर मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। देखिए, कभी जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा यानी जो प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती है, जैसे सुनामी आ गया या भूकंप आ गया कहीं, या बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, तो बड़े बड़े जो प्राकृतिक आपदा आ जाते हैं उनके कारण जब क्षति होती है, जब जान माल की क्षति होती है, लोगों की क्षति होती है, या फिर वहाँ रहने वाले बहुत सारे लोग जो होते हैं बेघर होते हैं, तो उस समय लोगों की सहायता करने के लिए सरकार जो होते हैं खड़े रहते हैं हमेशा के लिए। तो सरकार हमेशा तत्पर रहते हैं उन पीड़ित लोगों के लिए जो जो वहाँ से बेघर हो जाते हैं। मान लीजिए कहीं पे बाढ़ आ गया तो वहाँ की सारी भूमि, जो घर थे, जितने भी जाल माल थे, सबको क्या किया? बहा के ले गया। जितने भी अन्न थे सबको बहा के ले गया। लेकिन अब जो पीड़ित लोग वहाँ बच गए उनको कौन, उनकी देखभाल कौन करेगा? उन्हें पोषण, मतलब उन्हें भोजन कौन देगा? तो ये काम जो होती है ये सरकार की होती है। या मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया और भूकंप की तीव्रता काफ़ी अधिक थी, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जान भी गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए, तो उन लोगों का चिकित्सक इलाज कौन कराएगा? तो ये भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे कुछ भी अगर आ जाए प्राकृतिक आपदा, तो उसमें भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। इसमें पूछ रहा है क्या आप बता सकते हैं कि सरकार ये सब काम कैसे करती है और सरकार को ये करना क्यों ज़रूरी होता है? तो देखिए दोस्तों, सरकार को ये सब काम करना होता है क्योंकि कोई निजी व्यक्ति ये काम नहीं कर सकते हैं। और सरकार पूरे देश का संचालन करती है, इसीलिए ये जिम्मेदारी भी सरकार को ही उठानी पड़ती है। जब लोग साथ रहकर काम करते हैं तो कुछ आवश्यक निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। देखिए, जब जब कहीं भी किसी समूह या समुदाय में लोग किसी भी कार्य करता है तो वहाँ एक व्यवस्था बनाई जाती है। उसी तरह हमारे देश के लिए, इतनी बड़ी देश का संचालन करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर व्यवस्था ना किया जाए तो हम कोई भी चीज़ या कोई भी कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है और जो सब पर लागू होता है। देखिए, देश में सबसे पहले आवश्यक निर्णय लेने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसे बनाया जाती है, और
उसमें कुछ नियमों की भी ज़रूरत होती है जो सब पर लागू होती है। सरकार नियम अब सरकार क्या करती है, देखिए सरकार नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। यानी सरकार नियम भी बनाती है, कानून भी बनाती है, निर्णय भी लेती है, और जो हमारे देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग उन पर यह नियम लागू भी करती है। ये सारे सरकार के कार्य हो जाते हैं। तो सरकार क्या क्या कर सकते हैं आप संक्षिप्त में बता सकते हैं। वह देश के अंतर्गत सारे निर्णय फैसले लेते हैं, लोगों के हित को ध्यान में रखकर वह विभिन्न तरह के फैसले बनाते हैं, नियम बनाते हैं और देश में रहने वाले लोगों पर वह लागू भी करते हैं। कभी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो पीड़ितों की सहायता भी करते हैं। तो तरह तरह के ये सरकार जो होते हैं हमारे कार्य करते हैं। अब देखिए सरकार में कोई एक व्यक्ति पूरे देश का संचालन नहीं कर सकता, इसीलिए सरकार के शक्तियों को विभिन्न अंग में बांट दिया गया है। कार्यों के हिसाब से सरकार को ऐसे कहा जाता है कि कार्यों के आधार पर सरकार के 3 अंग होते हैं। मतलब कार्य के अनुसार वह किस ढंग से कार्य करे, कैसे कार्य करे, उसके अनुसार सरकार को 3 अंगों में बांट दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है इसके लिए सरकार के विभिन्न अंग कार्य करते हैं। अब देखिए सरकार को मुख्य रूप से 3 अंग में बांटा गया है कार्य करने के लिए। यहाँ पे दिया सरकार के अंग। तो सबसे पहले होता है विधायिका, और दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। ये देखिए इसमें तीनों आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जिस प्रकार हम लोग पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन ना दे, पेड़ पौधे फल फूल पत्तियां ना दे, तो जीव जंतु मनुष्य ये सब क्या खाएंगे। तो हम लोग एक प्रकार से पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। उसी प्रकार ये तीनों जो सरकार के अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। कोई किसी की ना तो तरफदारी कर सकती है, ना उन पर बिना कारण का लांछन लगा सकती है। ये तीनों सरकारों के पास शक्तियाँ जो होती है वह लगभग समान रूप में होती है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये तीनों सरकार के कार्य क्या क्या होते हैं। तो कार्यों के अनुसार सरकार को बांट दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले होता है विधायिका। विधायिका जो होती है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। यानी जनता क्या करती है, हमारे देश में जितने भी जनता हैं वो विधायिका को चुनती है और सरकार बनाती है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। और जो विधायिका जो होती है, विधायिका में जितने भी तरह के सदस्य होते हैं, जितने भी तरह के लोग होते हैं, उनके पास क्या होती है, कानून बनाने की शक्ति होती है। राज्य हित में यह नीति बनाने का भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए जैसे संसद हो गया और विधानमंडल हो गया। संसद और विधानमंडल ये सभी जो हैं विधायिका में आते हैं। तो दोस्तों इसको आसान शब्दों में समझ लीजिए कि विधायिका होता क्या है। विधायिका का मतलब होता है जो कानून बनाए। सीधी सी बात है, जो कानून का निर्माण करे या कानून को जो बनाए उसे हम विधायिका कहेंगे। कार्यपालिका जो कानून को लागू करे देश में उसे हम कार्यपालिका कहेंगे। और न्यायपालिका इन कानून या नियम जो बने हैं उनका अगर कोई उल्लंघन करे तो उनको सज़ा देने का काम न्यायपालिका का होता है। तो तीनों का कार्य अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्र में होता है। अभी हम और डिटेल से बात करेंगे। तो पहले विधायिका में 2 आते हैं, एक केंद्र स्तर पर संसद और एक राज्य स्तर पर विधानमंडल जो होते हैं। तो संसद जो होता है वह कानून बनाने वाली सर्वोच्च सभा होती है। मतलब इसका स्तर पूरे देश में होता है, केंद्र स्तर पर इसकी होती है। इसमें संसद में आपका राज्यसभा हो जाएगा, लोकसभा, राष्ट्रपति के सदस्य आएंगे। संसद में कौन कौन से सदस्य आएंगे, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा के सदस्य और राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करते हैं। और विधानमंडल जो आपका है वो
में आपका विधान परिषद और विधानसभा, ये दोनों मिल के विधानमंडल का निर्माण करते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है कार्यपालिका। तो देखिए, कार्यपालिका जो होती है यह सरकार की प्रशासनिक इकाई होती है, यानी जो विधायिका कानून बना के तैयार करती है, उस कानून को इसे लागू करना होता है पूरे देश में, और इसे कार्यपालिका लागू करती है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, यह सरकार की प्रशासनिक इकाई होती है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। यानी ये सरकार जो आपका नियम बना दिया, ये आपका नियम बना दिया, अब इस नियम को कार्यपालिका के पास दे दिया गया कि आप ले लीजिए और इस नियम को पूरे देश में आपको लागू करना है। ये जिम्मेदारी कार्यपालिका को सौंप दी गई। तो कार्यपालिका ने क्या किया, इस नियम को पूरे देश में लागू करने के लिए प्रावधान बनाए। उदाहरण के लिए जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। इसमें कार्यपालिका में कौन कौन से सदस्य इसमें होंगे, तो राष्ट्रपति का हस्तक्षेप होगा, प्रधानमंत्री का होगा, उसके बाद राज्यपाल का होगा, मुख्यमंत्री का होगा, और मंत्रिपरिषद, जितने भी मंत्रिपरिषद हो गए, जितने तरह के मंत्री होते हैं वे सभी इनमें आएंगे। उसके बाद आता है न्यायपालिका। तो देखिए दोस्तों, न्यायपालिका क्या होता है। तो न्यायपालिका जो होता है, कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य न्यायपालिका करती है। यानी मान लीजिए देश में कोई एक कानून बना, कि देश में कानून बना कि सभी लोगों को, ऐसा कानून बना कि सभी लोगों को जो पर्यावरण पे जो एक कानून बनाया गया, ऐसा कानून कि सभी लोगों को पर्यावरण को दूषित करना या किसी भी प्रकार से पेड़ों को काटना ये एक अपराध माना जाएगा। तो यह देश में सभी लोगों के लिए लागू कर दिया गया, यह कानून बना के लागू कर दिया गया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उन्हें सज़ा कौन देगी, तो न्यायपालिका उन्हें सज़ा देगी। मान लीजिए सरकार ने जो कानून बनाया पर्यावरण को लेकर, अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है तो वह एक अपराध माना जाएगा और उसके लिए दंड भी दिया जाएगा। तो न्यायपालिका क्या करेगी, अगर कोई व्यक्ति उस तरह के कानून का उल्लंघन कर देता है, कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध में जाके वह कार्य करता है जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे मान लीजिए उन्होंने जंगल की कटाई करने लगी और जंगल की कटाई कर रही है अंधाधुंध, और जंगल में रहने वाले सभी जीवों को वो शिकार कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति को सज़ा देगी, और वो सज़ा देने का कार्य कौन करती है, न्यायपालिका करती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ये चीज़। यह कानून की रक्षा के साथ उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का कार्य भी करती है। उसके बाद यह सज़ा देने के साथ साथ क्या करती है दोस्तों, कानून की रक्षा के साथ उसमें सुधार लाने की, सुझाव देने का भी कार्य करती है कि ये जो गलतियां की जा रही है उसमें सुधार लाई जाए, उनका भी न्यायपालिका सुझाव देती है कि किस प्रकार से उसमें आप सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अब न्यायपालिका में कौन कौन से लोग आते, कौन कौन से इसमें आते हैं, आपका एक सर्वोच्च न्यायालय जो पूरे देश के लिए होता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हो गया आपका, जो पूरे देश के लिए होता है और ये सबसे उच्च स्तर पर होता है और ये देश का केंद्र में स्थापित रहता है। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों दिल्ली में है, नई दिल्ली। ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय जो होता है दोस्तों, इससे निम्न स्तर की न्यायालय होती है और यह प्रत्येक राज्य में स्थापित होती है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय से नीचे होता है जिला न्यायालय और स्थानीय न्यायालय। तो जिला न्यायालय प्रत्येक जिला में रहते हैं, जैसे आपकी जो जिला है वहाँ पे भी एक जिला न्यायालय होगा, और हमारा जो झारखंड राज्य है उसमें उच्च न्यायालय होगा।
और पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होगा। याद रखिएगा दोस्तों। और सर्वोच्च न्यायालय का स्थान जो होता है सबसे ऊंचा होता है। तो सरकार के मुख्य रूप से 3 कार्य शॉर्ट में याद रखिएगा दोस्तों। जो कानून का निर्माण करे यानी कानून को जो बनाए उसको विधायिका कहेंगे। जो कानून को लागू करे देश में उसको कार्यपालिका कहेंगे। और जो कानून का उल्लंघन करने पर सजा दे उसे हम न्यायपालिका कहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आप पिक्चर जो देख रहे हैं इसको अच्छी तरह से देखिए। ये आपका संसद भवन है जो नई दिल्ली में स्थित है। ये आपका राष्ट्रपति भवन है जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं और सारे कार्य यहीं से होते हैं राष्ट्रपति के। उसके बाद ये आपका सर्वोच्च न्यायालय है जिसको इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो ये सब देख सकते हैं और ये तीनों जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। अब सरकार के स्तर के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सरकार के स्तर इस तरह आपने पढ़ा कि सरकार अनेक प्रकार के कार्यों को करती है। क्या आप बता सकते हैं कि सरकार इसका इंतजाम कैसे करती है? वास्तव में सरकार अलग स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। देखिए सरकार जो होती है हमारे देश में इतनी भिन्नताएं पाई जाने के कारण और इतनी बड़ी आबादी के कारण सरकार एक स्थान से पूरे देश में संचालन नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उसके लिए एक सदस्य उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको नियंत्रण कर सकता है। लेकिन आपके घर में अगर 50 से 100 व्यक्ति रहते हैं तो उसके कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगा, वह नहीं कर पाएंगे। उसके लिए 2-3 सदस्य का होना ज़रूरी हो जाएगा। उसी प्रकार से देश में इतनी ज़्यादा आबादी होने के कारण, इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण सरकार जो होती है सरकार को अलग अलग स्तरों में बांट दिया जाता है उनके कार्यों के अनुसार। तो मुख्य रूप से सरकार 3 स्तर पर काम करती है। पहला स्थानीय स्तर, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर। तो एक एक करके समझते हैं दोस्तों। स्थानीय स्तर का मतलब जो आपका निजी यानी जो आपके आसपास के क्षेत्र में जो जो आपके आसपास के क्षेत्र में जो सरकारें काम करती है, जैसे पंचायती राज्य व्यवस्था हो गया, या आपका अगर गांव नहीं है शहर के अंतर्गत आ रहा है, थोड़ी उनकी क्षेत्र अगर बड़ी है तो आपका नगर पालिका या नगर निगम हो जाएगी। और राज्य स्तर पर यानी जो पूरे राज्य पर संचालन करती है, जिनका जो संचालन होता है, जो संचालन करने की सीमा होती है वो पूरे राज्य पर होती है। तो वैसे में राज्य स्तर की सरकार, जैसे झारखंड की वर्तमान में अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, तो हेमंत सोरेन क्या होगी, राज्य स्तर पर सरकार चलाती है। स्थानीय स्तर आपका जो ग्रामीण इलाका जो हो गया, इसकी एक निश्चित सीमा क्षेत्र होती है और इसके अंतर्गत ग्रामीण या फिर नगर आते हैं, ग्राम या फिर नगर। उसके बाद तीसरा जो होता है आपका राष्ट्रीय स्तर की सरकार होती है। और राष्ट्रीय स्तर की सरकार पूरे देश के लिए काम करती है। ये राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार होती है ये पूरे देश के लिए आपका काम करती है। तो इसको शॉर्ट में याद रखिएगा। स्थानीय मतलब जो लोकल होता है, स्थानीय मतलब जो लोकल, या तो वह गांव, अगर आपका गांव है तो गांव के लिए आपका पंचायती राज्य व्यवस्था हो जाएगा। और अगर आपका नगर है या शहर है, छोटी सी शहर है, तो आपका नगर निगम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा राज्य स्तर, जो राज्य स्तर पर काम करती है, पूरे राज्य के लिए जो कार्य करती है। और राष्ट्रीय स्तर जो पूरे देश के लिए कार्य करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर का अर्थ गांव, शहर या मोहल्ले से। स्थानीय स्तर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो गांव, शहर या किसी मोहल्ले या नगर में अपना शासन स्थापित करती है, शासन का संचालन करती है। और राज्य स्तर का तात्पर्य है कि जो पूरे राज्य को ध्यान में रखकर काम करती है। जैसे झारखंड या मेघालय की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। झारखंड
का सरकार, कोई भी राज्य का सरकार ले लें तो झारखंड का जो सरकार होंगे, जैसे वर्तमान में हेमंत सोरेन है, तो वो पूरे राज्य में शासन करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है, जैसे वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो पूरे देश में संचालन करेंगे। और इसमें कह रहा है कि आप जो हैं, जो स्थानीय स्तर की सरकार होती है उसे अध्याय, इसके अगले अध्याय में आप अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी इतना जान के रखिए कि गांव, शहर, नगर के स्तर में जो सरकारें होती है वह स्थानीय सरकार कहलाती है। और अध्याय 6 में इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार होती कैसी है, स्थानीय सरकार के कितने स्तर होते हैं, कैसे वह कार्य करती है, क्या क्या वह योजनाएं लाती है, वे क्या क्या चीज़ें करती है, ये सारी चीज़ें हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे स्थानीय सरकार को लेकर। तो अब आगे बढ़ते हैं। सरकार के प्रकार। कोई भी सरकार अपने कार्यों के लिए फैसला लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कैसे प्राप्त करती है। कह रहा है कि कोई भी सरकार अपने कार्यों के लिए फैसला लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कहाँ से या कैसे प्राप्त करती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कह रहा है इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में किस तरह का सरकार है। देखिए, विश्व में जब आप देखेंगे तो अलग अलग देश में अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं। कहीं पे राजतंत्र जैसी सरकार होती है, कहीं पे लोकतांत्रिक सरकार होती है, कहीं पे तानाशाही सरकार होती है। अभी आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि ये राजतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र होता क्या है और तानाशाही सरकार क्या होता है। तो अभी डिटेल से बात करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार को यह शक्ति जनता से मिलती है। देखिए, लोकतंत्र सरकार, लोकतंत्र का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा शासन स्थापित होती है, यानी लोग चुनाव के द्वारा वोट देते हैं और अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और जो उम्मीदवार उसमें जीतते हैं वह सरकार स्थापित करते हैं और पूरे देश में संचालन करते हैं। यानी लोकतंत्र का मतलब होता है जो जनता के द्वारा शासन स्थापित करें। यानी लोकतंत्र में सरकार को यह शक्ति जनता से मिलती है और सरकार का गठन लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लोकतंत्र में सरकार को शक्तियाँ किससे प्राप्त होती है, तो उत्तर होगा जनता से। अगर पूछा जाए सरकार का गठन लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार का गठन कौन करता है, तो सरकार का गठन जो होता है लोग करते हैं और वह जनप्रतिनिधियों को अपना चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। इसमें कह रहा है चुनाव के दिन लोग अपने पसंद के नेता को अपना मत देकर चुनते हैं। अब देखिए, जिस समय चुनाव होता है उस समय क्या करते हैं लोग, अपने पसंद के नेता जो उन्हें लगता है जो हमारे देश में कार्य करेंगे, अच्छी नीतियाँ लाएंगे, अच्छी योजना बनाएंगे, तरह तरह के जो अच्छे कार्य करते हैं, लोग उन्हें अपने मन पसंद से मत देकर क्या करते हैं, उन्हें चुनते हैं। लोकतंत्र में किसी भी सरकार को उन आधारों को बताना होता है जिस पर वह अपने निर्णय लेती है। अब देखिए, लोकतंत्र में सरकार को यह भी बताना पड़ता है कि वह कब कौन से निर्णय लेंगे और कैसे कार्य करेंगे, ये सारी चीज़ें जनता को बताने पड़ते हैं। वह अपने निर्णय लेती है एवं जनता के हित के महत्वपूर्ण कदम उठाती है, यानी जनता के हित को ध्यान में रखती है कि उसके अच्छाई के लिए क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी योजना लानी चाहिए। सरकार जो मुख्य मुद्दे जो होती है उन पर काम करती है और उसे यह सफाई देनी होती है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों विश्व में कहीं भी किसी सरकार ने अपनी इच्छा से, एक मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों विश्व में कहीं भी किसी सरकार ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति जनता को नहीं दिया है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज लग रहा है। उसे यह सफाई देनी होती है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णयों
विश्व में कहीं भी किसी सरकार ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति जनता को नहीं दिया है। मतलब उन्हें यह निर्णय लेना पड़ता है और जनता को बताना पड़ता है कि विश्व के कहीं भी किसी सरकार ने अपनी इच्छा से अपनी शक्ति जनता को नहीं दिया, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार वह नहीं कर सकता है। ऐसे पूरे यूरोप और अमेरिका में महिला और गरीबी को सरकार के कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। देखिए यहाँ अमेरिका की बात हो रही है, पूरे यूरोप और अमेरिका की बात हो रही है। यूरोप और अमेरिका एक महाद्वीप है दोनों, और यूरोप अमेरिका के जो महिलाएं थी, महिला और गरीब, ये महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। यानी सरकार से अपने हक को पाने के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष हिंसात्मक और अहिंसात्मक दौरों से गुजरे हैं। देखिए महिलाओं ने मताधिकार को प्राप्त करने के लिए कई संघर्ष किए हैं और कुछ उनके जो संघर्ष थे वह हिंसात्मक भी थे कुछ, और कुछ अहिंसात्मक दौरे से भी गुजरे हैं। हिंसात्मक मतलब जो हिंसा के द्वारा लिया गया हो, और अहिंसात्मक मतलब जो हिंसा नहीं किया है। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सैफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो आंदोलन चला था पूरे यूरोप और अमेरिका में महिला और गरीबों को लेकर, उन्हें पहले वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया था, मतलब उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और कहा कि हमें भी यह हक चाहिए, और उन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़ी, काफ़ी संघर्ष किए। कुछ संघर्ष जो थे हिंसात्मक रूप से थे, यानी हिंसा करके वह लड़ाई लड़े, और कुछ अहिंसात्मक रूप से संघर्ष किए। और ये जो संघर्ष था, ये जो स्ट्रगल कर रहे थे महिला लोग, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सैफ्रेज मूवमेंट। क्या कहा जाता है दोस्तों? सैफ्रेज मूवमेंट। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि यूरोप और पूरे यूरोप और अमेरिका के महिला की आंदोलन जो है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सैफ्रेज मूवमेंट। सैफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। सैफ्रेज का मतलब क्या होता है दोस्तों? वोट देने का अधिकार। और मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, यानी उन्हें उन महिलाओं को वोट देने का अधिकार चाहिए था, उसी के लिए उन्होंने आंदोलन किए थे। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पे एक चीज़ छूट गया था, इसको थोड़ा बता देते हैं। देखिए वोट देते हुए मतदाता, अगर आप तो अभी आपकी उम्र नहीं हुई है, लेकिन कभी जब आप 18 वर्ष पार कर लेंगे तो आप भी वोट देने जाएंगे। इस प्रकार से वोटिंग होती है, एक कतार में लगी होती है। अब तो वोटिंग मशीन आ गई है, अब मोहर नहीं लगाई जाती, अब सीधा बटन क्लिक किया जाता है और वोट दिया जाता है उस प्रकार से। अब आता है कि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी का मतलब होता है 1900 से 1999। कितना दोस्तों? 1900 से 1999 के बीच का जो अवधि है, यानी बीच का इतना जो वर्ष है, ये आपका 20वीं शताब्दी मतलब 20वीं शताब्दी में आएगा। यानी 19वीं, मान लीजिए 1987, 1915 कुछ भी लिख दिए। अगर पूछा जाए ये कौन सी शताब्दी की बात हो रही है, तो उत्तर होगा आपका 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी 1900 की जब शुरुआत हुई थी, 1900 ईस्वी की बात हो रही है। शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में महिला मताधिकार की मांग ज़्यादा उग्र हो चुकी थी। यानी बात करें 1900 ईस्वी में, तो महिला का मत, यानी महिला को वोट देने का अधिकार
की मांग को लेकर बहुत ज़्यादा उग्र हो चुकी थी। उपहासपूर्ण महिला आंदोलनकारियों को सफ्रागेट नाम दिया गया। यानी उपहासपूर्ण महिला आंदोलनकारियों को जो उसमें भाग लिए थे उन्हें क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया सफ्रागेट। और उन्होंने इस उपहास को स्वीकार किया तथा हिंसक अहिंसक तरीकों से अपनी मांग को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक आगे बढ़ाया। यानी उस समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई थी और उसे अपनी मांग को आगे बढ़ाया कि हमें भी वोट देने का अधिकार मिलनी चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध के सफ्रागेट ब्रिटिश सरकार की मदद करने लगे, जिस कारण इनके प्रति सहानुभूति रवैया अपनाया जाने लगा। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम को माने जाते थे। यानी युद्ध के दौरान बहुत सारे, जब युद्ध हो रहा था तो उस समय लड़ाई में बहुत सारे पुरुष थे और इसीलिए महिलाओं को उन काम करने के लिए बुलाया गया जो पुरुष करते थे, जो उस समय पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी जब महिलाओं ने पुरुषों का कार्य करना शुरू किया तो लोग देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह कैसे कर सकता है। और महिलाओं ने वह कार्य करके दिखाया जो पुरुष कर लेते थे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में गलत रूढ़िवादी धारणाएं बना रखी थी कि महिला ये काम नहीं कर सकती। आप लोग अपने समाज में भी देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा समान नहीं समझा जाता। वह सोचते हैं कि महिला ये कार्य नहीं कर सकते। तो ऐसी बात नहीं है, उन्हें अवसर दे के देखिए, वह भी अपना पूरा काम सही ढंग से करेंगे। सिर्फ कमी है तो एक अवसर की, अवसर सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी को अवसर दिया जाना चाहिए, तभी वह समाज में आगे बढ़ सकता है। तो पहले लोग जो होते थे महिलाओं के खिलाफ काफ़ी रूढ़िवादी धारणाएं बनाते थे कि वह ये सब कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन जब महिलाओं ने यह कार्य करना प्रारंभ किया तो सभी तरह की जो रूढ़िवादी धारणाएं थी वह धीरे धीरे कम होने लगी और इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। यानी धीरे धीरे महिलाओं को योग्य, सभी लोग योग्य मानने लगे कि ये महिला जो है पुरुषों से कम नहीं है, ये भी उन कार्यों को कर सकते हैं जो पुरुष करते हैं। और इस प्रकार महिला मताधिकार आंदोलन में सभी महिलाओं के लिए वोट देने का अधिकार की मांग की गई। यानी महिला मताधिकार आंदोलन एक प्रकार की आंदोलन थी और यह आंदोलन का उद्देश्य जो था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले, यही इन आंदोलन का उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोह की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने काफ़ी संघर्ष किया और उसमें कई क्रांतिकारी महिला जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। यानी इस क्रांतिकारी मतलब जब यह आंदोलन चल रहा था तो उस समय बहुत सारे महिला जेल भी गई, बहुत सारे महिला भूख हड़ताल पर भी बैठी, तब जाके उन्हें यह अधिकार मिला है। अमेरिकी में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अमेरिका की औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला तो उत्तर होगा 1920, और इंग्लैंड की औरतों को कब मिला यह अधिकार वोट देने का तो उत्तर होगा 1928 में मिला। देखिए यहाँ पे एक तथ्य दिया है, इसको याद रखिएगा। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड में मिला। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि कब मिला। अगर कब पूछा जाए तो उत्तर कीजिएगा 1893। 1893 ईस्वी में विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। याद रखिएगा दोस्तों, 1893 ईस्वी में ब्रिटिश कॉलोनी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। यानी पूछा जाए विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार कौन सा देश ने दिया तो न्यूजीलैंड हो जाएगा। कब दिया तो 1893 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतांत्रिक सरकार कहते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने अभी आपको बताए थे कि सरकार के प्रकार, यानी सरकार का जो प्रकार होता है वह कई तरह से होता है, लेकिन मुख्य रूप से सरकार के 3 प्रकार बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पहला तो लोकतांत्रिक, और लोकतांत्रिक में आप समझ गए कि लोकतांत्रिक सरकार कैसे होते हैं या कैसे संचालन करते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा राजतांत्रिक, यानी जिसमें राजा शासन करते हैं। और तीसरा होता है एक तानाशाही, जिसमें सैन्य बल पर संचालन होती है। तो चलिए, लोकतंत्र पढ़ा दिए आपको, लोकतंत्र क्या होता है सब बता दिए, जिसमें जनता के द्वारा शासन किया जाता है। अब दूसरा आता है सरकार राजतंत्रीय सरकार, यानी इसमें कह रहा है एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इस तरह के सरकार में राजा या रानी ही सारे निर्णय लेते हैं, उनके पास सरकार चलाने की पूरी शक्ति होती है। देखिए, लोकतंत्र में हमने बात की, जो सरकार होती है उनके कार्यों के हिसाब से उनके स्तर में बांट दिया जाता है। उनके कार्य के अनुसार, नियम बनाने के अनुसार अलग अलग सरकार के अंग में उसे क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। और देश में अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह की सरकारें जो होती है शासन करती है। लेकिन राजतंत्रीय सरकार में पूरे शक्ति जो होती है, यानी देश की सारी बागडोर जो होती है वह या तो राजा या रानी के हाथों में होती है, और वे पूरा देश पर अपना शासन करती है। राजा या रानी के पास सलाहकारों की एक मंडली होती है, यानी राजा और रानी के पास, जिस प्रकार से हमारे देश में कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे संसद में पास किया जाता है, वहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं उनके सलाह ली जाती है कि ये योजना जो बनी है वो अच्छी है कि नहीं, लोगों के लिए अच्छी होगी कि नहीं, लाभकारी होगी कि नहीं, या उसमें हानि होगी। ये सारे मतलब सलाहकार जितने भी सदस्य होते हैं उनसे सलाह लिए बिना ये कानून कभी पारित नहीं की जाती। उसी प्रकार राजा या रानी के पास एक सलाहकारों की मंडली होती है जो उन्हें सलाह देती है कि किस तरह से देश आप जो संचालन कर रहे हैं, जो नियम कानून ला रहे हैं, उसे किस तरह से पारित करना है, या यह नियम कैसे लाभ हो सकता है, हानि हो सकता है। ये सारी चीज़ जो होती है वो सलाहकार उन्हें बताती है, जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करती है। वह तरह तरह के जो राजा मुद्दे लाती है उन पर वह चर्चा भी करती है। ये सलाहकार जो मंडली होती है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के पास ही रहती है। देखिए, सलाहकार की मंडली होती है, उन्हें सलाह देती है, परामर्श देती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो लेने का अधिकार होता है वह राजा रानी को होता है। यानी पूरा सीधे तौर पर बोलें तो वहाँ पे सलाहकार की जो मंडली होती है वह एक कठपुतली के बराबर होती है। अगर राजा चाहे तो वह अपना निर्णय बदल भी सकती है, या अपना मनमानी ढंग से कोई भी निर्णय ले सकती है। इसमें सिर्फ एक मतलब दिखाया जाता है कि इस तरह की योजना बन रही, इस तरह की सलाह ली जा रही है सरकार के हिसाब से। यानी पूरी बागडोर जो होती है और पूरा जो शक्ति होता है राजा के हाथ में ही होता है कि वह किस प्रकार से निर्णय ले, और अंतिम निर्णय भी उन्हीं का होता है, और वे जो भी निर्णय लेते हैं उन्हें सभी को मानना पड़ता है। तो लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी जिस प्रकार लोकतंत्र में लोगों को बताना पड़ता था सरकार को कि वह किस ढंग से संचालन करने वाले हैं, क्या क्या नीतियां लाने वाली है, उस तरह से आपका राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं। उन्हें इस बात की सफाई भी नहीं देनी पड़ती है कि उनके निर्णय पारदर्शी तरीके से लिए गए हैं। इस प्रकार के सरकार का उदाहरण नहीं के बराबर मिलता है। अगर आज वर्तमान के समय की बात करें तो धीरे धीरे ये इस प्रकार की जो राजतंत्रीय सरकार है यह धीरे धीरे हट रही है। बहुत सारे ऐसे विश्व में अधिकतर जो देश हैं
वह लोकतंत्र बन चुके हैं। और इस तरह सरकार को बहिष्कार लोग करते हैं। इस तरह की सरकार लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें सारे निर्णय फैसले सब सरकार मतलब राजा के हाथ में होती है। और सलाहकार मंडली या कुछ भी निर्णय दे, अगर वह कह भी दे कि यह नियम सही नहीं, अगर राजा चाहे तो वह नियम लागू भी कर सकती है, अगर चाहे तो वह नियम को हटा के अपनी मनमानी ढंग से भी उस नियम को स्थापित कर सकती है। तो ये सरकार के हाथों मतलब ये पूरे अगर कहें तो राजा के हाथों में पूरा कंट्रोल होता है। एक अलग तरह की सरकार का उदाहरण मिलता है जिसमें किसी राष्ट्र का शासन समस्त राष्ट्र शक्तियों के हाथ में होती है। अब देखिए, और एक तरह की सरकार होती है जिन्हें तानाशाही सरकार कहते हैं। और ये तानाशाही सरकार जो होती है वो पूरे राष्ट्र यानी वो कोई भी प्रांत हो या कोई देश का जो शासक होता है वो समस्त राष्ट्रीय शक्तियों के हाथ में होता है। यानी सेनाओं, वहाँ की जो सेना बल्य सेना के हाथों में होती है पूरी शक्ति। और इस प्रकार के शासक को तानाशाह कहा जाता है। जैसे अभी चाइना और आपका दक्षिण कोरिया जो हो गया, उत्तर कोरिया जो हो गया, ये सारी जो देश है तानाशाही देश है। यानी वहाँ पे आपका जो है एक ही पार्टी वहाँ पे एक ही पार्टी राज करता है। और पूरा उनका दबदबा जो होता है पूरे देश पर बना होता है। यानी उसके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, अगर जाए तो उन्हें कड़ी से कड़ी दंड भी दिया जाता है। इसी के डर से वहाँ के जो लोग होते हैं वह उन सरकार के विरुद्ध कभी नहीं जाते, और वहाँ पे एक ही पार्टी हमेशा राज करती है। यानी तानाशाह जो शासन व्यवस्था है यह भी जनता के लिए ठीक नहीं होती है। तानाशाही सरकार में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक के हिसाब से सरकार चलती है। यानी जो कंट्रोल करती है, जो तानाशाही सरकार होती है उन्हीं के हिसाब से चलती है कि उसे क्या करना है क्या नहीं। उन्हीं के हिसाब से वह अगर चाहेंगे कि देश में गरीबी बढ़े तो गरीबी बढ़ेगी। अगर वह चाहे कि देश में स्वच्छता बढ़े, सभी के घरों में अच्छी बिजली हो, सभी को अच्छे रोज़गार मिले तो सभी को मिलेंगे, अगर नहीं चाहें तो नहीं मिलेंगे। तो वो उनके हिसाब से चलती है, उनके बोलने वाला कोई टोकने वाला नहीं होता है। लेकिन लोकतंत्र में ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है कि किस प्रकार से लोग, अगर सरकार कभी गलत नीतियाँ ले आती है जो जनता के हित में नहीं होती है तो उसको टोकने के लिए विपक्षी राजनीतिक दल होते हैं जो उनकी आलोचना करते हैं, या कभी कभी जनता भी उनकी आलोचना करती है। सरकार अगर कभी गलत नीतियाँ लाती है तो उनकी आलोचना करती है। लेकिन तानाशाही या राजतंत्रीय शासन व्यवस्था में आप ऐसे नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी शासन व्यवस्था अच्छी लगती है, लोकतांत्रिक, तानाशाही या राजतंत्रीय। प्लीज़ दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आशा रहेगी आप सभी से। चलिए अब लोकतांत्रिक सरकार, इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार क्या करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। देखिए, विश्व में अगर बोलें तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा ही देश है। और इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। तो हमारे देश में भी पहले राजा का शासन हुआ करता था, यानी राजा के अधीन सभी लोग कार्य करते थे और उन्हीं की निर्णय जो होते थे अंतिम होते थे। और राजतंत्र आपको बता दिए कि किस प्रकार से उनका संचालन होता है। तो हमारे देश में काफ़ी संघर्ष हुए और इन संघर्ष के बावजूद ही हमारा देश आज़ाद हुआ और फिर हमारा देश लोकतंत्र बना। विश्व के कई अन्य देशों में भी लोगों ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए हैं, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र के लिए संघर्ष किए हैं। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि नियमों को बनाने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। यानी कोई भी नियम बनाना हो तो उसमें लोगों की भागीदारी यानी लोगों की उसमें सहमति होती है, सहमति होना
तय होता है, मतलब अनिवार्य कर दिया जाता है। वर्तमान में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। यानी वर्तमान में लोग जो होते हैं, लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है किसी समूह के द्वारा चुना हुआ जो लोग होते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं। देखिए, इसमें सीधे सीधे कोई भी व्यक्ति भाग नहीं ले सकते हैं, उसके लिए चुनाव किया जाता है और उस चुनाव में उसे चुना जाता है। यह प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। अब जो वह प्रतिनिधि जो वहाँ बनते हैं, वह क्या करते हैं, जनता के लिए निर्णय लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। यानी लोकतंत्र क्या करता है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन करता है। यानी पूरा जो मोटे तौर पर बोलें तो जनता के लिए शासन लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार दिए बिना कोई भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। देखिए, देश के सभी वयस्क जितने भी लोग हैं, सभी को मत देने का अधिकार दिए बिना कोई भी सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो सकती। आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता था। बहुत सारे, अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में बहुत समय पहले वहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होते थे, एक श्वेत और एक अश्वेत। तो श्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार था, जबकि अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। कुछ देशों में अमीर लोग और शिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाता है, तो वहीं पे गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। हमारे भारत में भी पहले ऐसे ही थे। जब हमारे भारत में जब पहला इलेक्शन हुआ था तो उस समय महिलाओं को और अशिक्षित लोग और गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार से वंचित रखा गया था। तो कहा जाता है कि वह देश जो सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार यानी वोट देने का अधिकार ना दे, तो वह कभी भी सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारों औरतों, गरीबों, अशिक्षित को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता था। यानी पहले लोकतांत्रिक सरकार औरतें, गरीबों, अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देता था। प्रारंभिक दौर में केवल पढ़े लिखे धनी पुरुष वोट देने का अधिकार प्राप्त होता था। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे जिनके पास धन दौलत है और जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। ऐसी स्थिति बहुत सारे देशों में देखी गई है। और इसमें कह रहा है, ऐसी स्थिति इन गिने चुने पुरुषों के द्वारा बनाए गए नियमों से ही देश को चलाया जाता था। भारत में भी स्वतंत्रता से पहले बहुत ही कम वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार दिया जाता था। यानी भारत में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी पहले। इसीलिए भारतीय जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। यानी भारत की जो जनता थी, उन्होंने एकजुट होकर कहा कि सभी लोगों को मत देने का अधिकार दी जाए। सभी लोग, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, गरीब हो या अमीर, यानी मत देने के अधिकार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए किसी के साथ भी। उसके बाद गांधी जी जब आए तो गांधी जी ने कहा कि गांधी जी समेत कई, देखिए गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है लोगों को मत दिलाने के लिए। तो गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। गांधी जी ने इनका विरोध किया और 1931, याद रखिएगा दोस्तों, 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में लिखा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। जो जीवन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीबी आदमी होने का गुनाह किया है। देखिए दोस्तों, यह लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसे समझना भी बहुत ही आवश्यक है। तो पहले बता दूं कि यंग इंडिया पत्रिका क्या था। तो यंग इंडिया पत्रिका जो था
वह साप्ताहिक पत्रिका थी और उसके द्वारा जो ये यंग इंडिया पत्रिका 1919 में ही प्रारंभ की गई थी, 1931 तक चली थी और यह गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। और गांधी जी ने इसमें लिखा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता। यानी जब लोगों को मत देने, मतलब पूरा देश में रहने वाले सभी लोगों को जब मत देने नहीं दिया जाता था, तो उन्होंने कहा कि मैं इस विचार को सहन नहीं कर सकता, यानी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है। यानी जिस लोगों के पास संपत्ति है, दौलत है, वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, यानी जिसके पास अच्छा चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, मतलब उसके पास दौलत और शिक्षा नहीं है, तो वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। क्या उसका गरीबी होने का वह गुनाह किया है? यही उनकी सज़ा है। तो ऐसा उन्होंने यह कथन लिखा था। और इस कथन मतलब ये जो अपने विचार को उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से जब मतलब प्रकाशित किया, तो लोग गांधी जी के इस विचार से काफ़ी सहमत हुए और इन्होंने मतलब गांधी जी का लोगों ने जोर थोर से समर्थन किया। और यह बहुत ही प्रभाव, मतलब इस पत्रिका में यह कथन जो था बहुत प्रभाव पड़ा। यानी गांधी जी के इस कथन का प्रभाव यह पड़ा कि पूरे देश में वोट देने का अधिकार पुरुषों तथा स्त्रियों को समान रूप से मिला। यानी जो पहले वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था, अब वह अधिकार सभी लोगों को हो गया। पहले भारत में बता दो तो 1946 के आसपास जब वोट हुई थी, तो उस समय लोगों को वोट देने का अधिकार सभी लोगों को नहीं था। सिर्फ शिक्षित वर्ग के लोग और जो पढ़े लिखे और जिनके पास धन दौलत थे उन्हीं लोगों को, महिलाओं को भी उतना वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन गांधी जी के इस पत्रिका के द्वारा धीरे धीरे इनका यह प्रभाव पड़ा, पूरे देश में वोट देने का अधिकार सभी को समान रूप से मिला। तो इस प्रकार गांधी जी ने इसमें योगदान अपना दिया है। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। अब इसके हम पार्ट 2 में अच्छी तरह से इसके प्रश्न उत्तर कवर करने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।